welcome back to the channel. तो I hope you guys are doing absolutely well, absolutely fine. तो आज हम पढ़ेंगे एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो हमारी यूनिवर्सिटी में आया था एज अ LAQ. तो ये क्वेश्चन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर. अब होता क्या है कि मेम्ब्रेन के दो पोटेंशियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल. तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के ऊपर ये कम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाता है तो जस्ट डू लेट मी नो, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑल्सो. बट आज का हमारा फोकस रहेगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का काजल दी नाम समझ में आ रहा है, रेस्ट पे है. मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल आराम में, क्वेश्चन स्टेज पे, रेस्ट पे. तो रिलेटिवली स्टेबल मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ सेल इनसाइड अ क्वेश्चन और रेस्ट स्टेट. ठीक है, ये होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का डेफिनेशन कि एक स्टेबल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि सेल के अंदर या सेल का होता है इन अ रेस्ट स्टेट. रेस्टिंग नाम ही उसका ऐसा रेस्टिंग है. अब ये वेरी कर सकता है, -10 से देकर -100 तक भी जा सकता है. जैसे -10 RBC में होता है, -100 स्केलेटल मसल में होता है. अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो एक्चुअली दो तरह के होते हैं. एक होता है स्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक होता है अनस्टेबल. स्टेबल का मतलब कि एक फिक्स है, डिसाइड कर रहे हैं 10 इसकी वैल्यू. और अनस्टेबल मतलब कभी 10 तो कभी 20 तो कभी 30, हमारे मन की तरह. कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है. अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो स्टेबल है, जैसे कि न्यूरॉन का -70, स्केलेटल मसल का -90 या -100 ऑलमोस्ट, हार्ट के वेंट्रिकल का -90. अनस्टेबल तो ऐसे नोड का जो होता है वो होता है -60 to -40. सेम GI में काजल सेल से जो भी आप बोलते हैं उसका -60 to -40, ये होता है अनस्टेबल ऑसिलेटिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो ये हमारा हम बेसिक में लिख के आएंगे इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे काजल दी डेफिनेशन, फिर हम डालेंगे टाइप्स. ठीक है, ये हमारे दो टॉपिक यहाँ हो गए. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज काजल दी कंट्रीब्यूशन. अब इसमें 4-5 चीजें हमको पढ़नी है. पोटेशियम का कंट्रीब्यूशन, देखो एक पोटेशियम का कंट्रीब्यूशन, एक सोडियम का कंट्रीब्यूशन, एक सोडियम पोटेशियम पंप का कंट्रीब्यूशन. ठीक है, एक हमारे पास क्लोराइड का जो स्केलेटल मसल में ज्यादा रोल प्ले करता है. इसके अलावा हमारे पास 3 अलग अलग लॉज है या थ्योरीज है, हाइपोथेसिस है जो कि हमारे इसमें इंपॉर्टेंट रोल करते हैं. अब पोटेशियम के बारे में एक चीज समझते हैं कि पोटेशियम बहुत परमिएबल है. पोटेशियम बहुत ही ज्यादा परमिएबल होता है और इसके भी पप्पा है हमारे पास क्लोराइड जो कि पोटेशियम से भी 10 गुना ज्यादा परमिएबल है. बट हटाओ, क्लोराइड की बात हम नहीं कर रहे, हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं. तो इसकी परमिएबिलिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, ज्यादा होती है. ठीक है, और ये वैल्यू आप याद कर लो कि इनसाइड अगर आउटसाइड देखें तो 35:1 है. मतलब अंदर है काजल दी 35 और बाहर है 1. तो किधर की तरफ जाएगा? 35 से 1 की तरफ. इसलिए पोटेशियम जाएगा बाहर की तरफ. तो यहाँ से पोटेशियम जाएगा बाहर की तरफ. ठीक है, अब बाहर की तरफ अगर पॉजिटिव आयन जाएगा तो काजल दी मेम्ब्रेन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. तो इसीलिए जो नर्व्स पोटेंशियल है उसका वो हम इसको अप्रॉक्स मानते हैं काजल दी -90 मिलीवोल्ट का कंट्रीब्यूशन देता है. अब बात करें सोडियम आयन का कंट्रीब्यूशन, तो ये कंपैरेटिवली सोडियम आयन इम्परमिएबल होते हैं कंपैरेटिवली. ठीक है, कंपैरिजन के टर्म्स में देखें तो ये नियरली इम्परमिएबल है. ये इससे 1000 गुना ज्यादा परमिएबल होता है हमारा क्लोराइड आयन. अब इसका क्या सीन रहता है कि ये इनसाइड है 10, सॉरी आउटसाइड है 10 और इनसाइड है 1. तो कहां से कहां जाएगा काजल दी? बाहर से जाएगा अंदर की तरफ. ठीक है, इनसाइड आउट हमेशा लिखो. तो इसका इनसाइड आउट जो वैल्यू होता है वो 0.1 होता है रेशियो. ठीक है, तो 0.1 मतलब काजल दी 1:10 का रेशियो हो गया. 1:10 का रेशियो मतलब ये अंदर है, ये बाहर है. तो सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा. तो जब पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ आएगा तो जो मेम्ब्रेन होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा. राइट, तो इसीलिए हमको क्या होता है, इसमें जो हमको नर्व्स पोटेंशियल मिलता है वो हम +55 मिलीवोल्ट या ऑन एन ऐप जो एग्जैक्ट वैल्यू है दैट इज +61 मिलीवोल्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा सोडियम देता है. ठीक है, अब आता है हमारे पास तीसरा, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप.
जो कि हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि काजल दी आरएमपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका ही होगा, बट ये गलत परसेप्शन है। आरएमपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सोडियम के अकेले आयन का, पोटेशियम के अकेले आयन का होता है, ना कि एज सोडियम पोटेशियम पंप का। बिकॉज सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो टोटल सिर्फ -4 मिली वोल्ट का कंट्रीब्यूशन देता है सिर्फ। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए कि डिफरेंस इन परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन इज द की फैक्टर ऑफ आरएमपी। सोडियम पोटेशियम पंप का इतना कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ -4 मिली वोल्ट का कंट्रीब्यूशन हमारे आरएमपी के लिए दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पोटेशियम का कंट्रीब्यूशन। पोटेशियम में आपको 3 चीजें लिखनी है कि इसका जो इनसाइड आउट रेशियो है, इन इज टू आउट, वो 35:1 है। पहला इंपॉर्टेंट चीज का जल्दी नर्स पोटेंशियल देखे तो -90 है। और तीसरा कि इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। सेम सोडियम की बात करें तो काजल दी 1:10 है, इनसाइड इज टू आउट। इसके अलावा इसका नर्स पोटेंशियल हो जाएगा ऑलमोस्ट -55 मिली वोल्ट और इसकी परमिएबिलिटी है काफी कम। सोडियम पोटेशियम पंप की बात करें तो सिर्फ -4 मिली वोल्ट का कंट्रीब्यूशन देता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, इसमें हमको देखना है अगर हम तीनों को साथ में मिला दे तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। दैट इज हमको पोटेशियम से मिल रहा है -90 मिली वोल्ट का जल्दी, सोडियम से मिल रहा है +55 मिली वोल्ट, और जो ये है सोडियम पोटेशियम पंप इससे मिल रहा है -4 मिली वोल्ट। तो काजल दी ओवरऑल जो पोटेंशियल है वो इन दोनों को प्लस माइनस करने से हो जाएगा? नहीं, इसके लिए अलग से हमको कॉन्सेप्ट सीखना है जो कि 3 थ्योरीज दी गई थी, उसके लिए हम आगे बात करेंगे। तो ये सिर्फ -4 मिली वोल्ट का कंट्रीब्यूशन देता है। अब एक इंपॉर्टेंट आयन हो जाता है दैट इज क्लोराइड, बट ये यूजुअली स्केलेटल मसल में देखने को मिलता है। दैट इज ये पोटेशियम से भी 10 गुना ज्यादा परमिएबल है और सोडियम से तो 1000 गुना ज्यादा परमिएबल है, और ये कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट -65 मिली वोल्ट। अब मैंने आपको एक चीज बोला ना कि काजल दी ऐसे तो इन तीनों को अगर आप प्लस कर दो, माइनस कर दो, मतलब 90 और 4 को तो 94 कर दो, +55 कर दो, -94 +55, तो ओवरऑल आंसर जो आएगा वही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब इसके लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज आए थे, जिसमें सबसे पहले था गोल्डमैन्स इक्वेशन। गोल्डमैन्स इक्वेशन ने क्या बताया था कि अगर मेम्ब्रेन जो है वो अलग अलग आयन के लिए परमिएबल है, तो जो डिफ्यूजन पोटेंशियल, जिसको हम आरएमपी भी बोल रहे हैं, इसको हम डिफ्यूजन पोटेंशियल भी बोलते हैं, डिफ्यूजन पोटेंशियल जो होगा वो 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला, आयन की परमिएबिलिटी कितनी है, मतलब अगर पोटेशियम ज्यादा परमिएबल है तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरा लग जाएगा। तीसरा, आयन की पोलैरिटी कितनी है, ठीक है। और चौथा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, कितना बाहर कितना अंदर। ये 3 चीजों पे हमारा जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है या डिफ्यूजन पोटेंशियल है वो डिपेंड करेगा, ना कि सिर्फ एक की। काजल दी हमने ओवरऑल नर्स पोटेंशियल निकाल लिया तो इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये तो हमने क्या पढ़ लिया, गोल्डमैन्स। अब आता है हमारे पास गिब्स डोनर अंकल। गिब्स डोनर अंकल ने बोला कि समझो ये मेरा नॉन डिफ्यूजिबल है, इम्परमिएबल है तो डिफ्यूज कहां से हो पाएगा, तो नॉन डिफ्यूजिबल आयन है। तो नॉन डिफ्यूजिबल आयन ही डिसाइड करेंगे कि डिफ्यूजिबल आयन कितना कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब ये है एक टॉक्सिक बंदा या टॉक्सिक बंदी, तो टॉक्सिक इंसान डिसाइड करेगा कि रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, रिलेशनशिप कितने एक्सटेंड तक जाएगा, और जो उसके ऑपोजिट वाला सामने वाला इंसान है वो उसका एक्शन क्या होगा, उसकी हरकतें क्या होंगी, पूरा एक कंट्रोलिंग बिहेवियर। तो इम्परमिएबल भी कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है, ठीक है। डोंट टेक इट सो सीरियसली, बट ये हमको सिर्फ याद करने के लिए कि हमको हमेशा याद रहे कि काजल दी गिब्स डोनर अंकल ने बताया था कि इनका जो रिलेशनशिप था वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, तो ये हमेशा कंट्रोल हुए बेचारे, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि इन्होंने कॉन्सेप्ट बना दिया कि जो इम्परमिएबल या टॉक्सिक सिचुएशन है वो डिसाइड करेगा कि सामने वाला जो इंडिविजुअल है वो क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कितने देर तक फोन चलाएगा, कितने देर तक कॉल करेगा, कितने देर तक बाहर जाएगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली Gibbs Donan effect, that is distribution of diffusible ion across the cell membrane is because of the presence of non-diffusible ion on one side। मतलब नॉन डिफ्यूजिबल आयन जैसे कि एनायन है, ये डिफ्यूज नहीं हो रहा है, ये इम्परमिएबल है, तो ये डिसाइड करेगा कि कितना पोटेशियम बाहर जाएगा।
अब एक टॉपिक जो हमने नर्स पोटेंशियल हम देखा, नर्स पोटेंशियल पोटेशियम का कहा जल्दी इतना है, सोडियम का इतना है, क्लोराइड का इतना है, क्या है नर्स पोटेंशियल? तो नर्स पोटेंशियल भी एक काइंड ऑफ डिफ्यूजन पोटेंशियल है, जो कि कितना, मतलब समझो ऐसे कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर आयन को बाहर भेजने के लिए जो फोर्स चाहिए या पोटेंशियल चाहिए वो कितना होगा, दैट इज नर्स पोटेंशियल. Diffusion potential level across membrane that exactly opposes the net diffusion of a particular ion through the membrane. मतलब अगर मैं पोटेशियम को बाहर भेज रही हूँ, ठीक है, पर अगर मैं चाहूँ कि जल्दी पोटेशियम बाहर ना जाए तो मुझे पोटेशियम को बाहर जाने से रोकने के लिए कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, दैट इज नर्स्ड पोटेंशियल. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लिखेंगे. आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्पेसिफिकली हर एक जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसको आप डायग्राम के साथ अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये LAQ है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज हाइपरकैलेमिया का सिग्निफिकेंस है, बिकॉज पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे किसमें, इस पूरे के पूरे नर्स्ट इक्वेशन में, इस पूरे के पूरे RMP में. इसके अलावा हाइपोकैलेमिया है, इस कंडीशन में क्या होगा, तो ये दोनों आप इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में लिख सकते हैं. बाकी दिस इज ऑल अबाउट नर्स्ट इक्वेशन. और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट बचता है तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तब तक अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.